सर, जैसे आप बता रहे हो कि आपने बताया भी कि ये मास्टरमाइंड कैसे है, माइंड इसका कितना तेज़ है। अगर मैं 26/11 के कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहूँ कि कैसे आपको लगता है कि ये बंदा का दिमाग बहुत तेज़ था? क्यों आपको लगता है कि जो 26/11 की प्लानिंग थी बहुत परफेक्ट थी और बहुत सॉलिड थी कि हमारी एजेंसी, स्पाई एजेंसीज़ हो या कोई भी हमारी एजेंसी हो, चाहे नेशनल डिफेंस का फेलियर हो या इंटरनल फेलियर हो, कि हम पकड़ ही नहीं पाए कि ऐसा कुछ होने भी वाला है। तो ऐसा क्या दिमाग था? ऐसा मास्टरमाइंड क्यों था 26/11? नहीं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो आ चुकी थी, इस तरह का अटैक होने वाला है। आ चुकी थी, वो टेबल पर रखी रह गई। हुँ। वो आई थी, सब कुछ हुआ था, सबको पता था। ऊपर लेवल पर ज़्यादातर लोगों को पता था इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें मूवमेंट हो चल रही हैं, तो सबको पता था ऊपर, जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं। टाइमिंग जो थी उन्होंने चुनी कि उस समय पर नेवी, आर्मी, पुलिस गुजरात की पूरी एक्सरसाइज में रहेगी। कोस्ट गार्ड पूरी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रहेंगी। तो उस समय को चुना गया फिर कि जब पूरी की पूरी आर्मी गुजरात की, पुलिस, नेवी और कोस्ट गार्ड बिजी रहें, उस समय पर इनको अटैक करना बड़ा ईजी होगा, मुंबई पहुंचना बहुत ईजी होगा। टाइमिंग उन्होंने निर्धारित किए थे। उस समय पर उनको कोई पकड़ ही नहीं पाया। और स्पेशली जो मछुआरों की बोट थी उसको जानबूझकर चुना गया, क्योंकि मछुआरी की बोट को कोई इतनी आसानी से टच ही नहीं करता, क्योंकि बोट मछुआरों की है तो उनको कोई चेक भी नहीं करता। और भारत के मछुआरों की बोट थी, फ्लैग भारत का लगा हुआ था, तो वैसे भी कोई उसको टच करने वाला नहीं था। चलाने वाले जो टंडेल था वो भी भारत का ही था, तो वैसे किसी को शक नहीं होना। तो इस तरह से पूरी प्लानिंग वहां से थी। उसके बाद जब वो यहाँ पर आए हैं, उन्होंने जो मोड ऑफ ऑपरेंडी उन्होंने यूज किया वो बहुत खतरनाक था, उसके ऊपर किसी ने चर्चा नहीं की। आप कितने लोगों को मानते हो कि कितने लोग थे उसमें, कितने थे? जो बताया जाता है कि 10 आए थे। 10 थे, सब लोग यही कहते हैं, मैं इसको नहीं कहता हूँ। वो 5 बड्डी पेयर थे, 5 बड्डी पेयर थे वो। जहां पर भी मूवमेंट हुई उनकी बड्डी पेयर में मूवमेंट हुई है, अकेले में कोई मूवमेंट नहीं हुई है। चाहे वो लियोपोल्ड कैफे हो तो बड्डी पेयर था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बड्डी पेयर था, नरीमन हाउस बड्डी पेयर था, ताज में जो पहले घुसे वो भी बड्डी पेयर में थे। तो कितने हो गए? आप उसको बड्डी पेयर कहोगे या 10 टेररिस्ट कहोगे? तो बड्डी पेयर में मूवमेंट्स किसकी होती हैं? आर्मी बड्डी पेयर में नहीं मूवमेंट करती है, सिंगल मूवमेंट करती है। बड्डी पेयर में मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ स्पेशल फोर्सेस करती हैं, पेयर वाइज, एक का साथी एक। तो पूरे एरिया को कवर करते हुए चलते हैं वो, आगे और पीछे पूरा। और 2 मतलब समझ लीजिए 1 और 1 11 हो जाते हैं फिर वो। इतनी आसानी से उनको बीट नहीं किया जा सकता। तो वो तरकीब कहाँ से आई उनके पास में? तो ये भी मास्टरमाइंड है ना, कि किस तरह से मूवमेंट करनी है। मूवमेंट भी तय की गई कि सिंगल नहीं, बड़ी पेयर में रहना है आपको। टारगेट कौन कौन से चुने गए वो देखिए आप, मास्टरमाइंड नहीं है। ताज के डोम को गिराने की पूरी कोशिश थी उनकी, कि ताज का डोम मतलब देश की नाक, टाटा की नाक। टाटा की नाक मतलब देश की नाक। और कोई और चीज़ जो आपको लगता है इस मास्टरमाइंड प्लान में बहुत पावरफुल थी? मेन चीज है इसमें आपका जो सिचुएशन टू सिचुएशन चीजें चेंज हुई हैं, प्लस इसमें जो टारगेट इन्होंने चुने हैं, ऐसे टारगेट चुने जहां पर सबसे ज्यादा, एक तो लोअर मिडिल क्लास को टारगेट बनाया गया। वीटी स्टेशन, छत्रपति सॉरी, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को टारगेट बनाया गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को। वहां पर भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है वहां पे, तिल रखने के लिए जगह नहीं रहती है वहां पे शाम को। दूसरा टारगेट ताज, तीसरा टारगेट आपका ट्राइडेंट होटल, वो भी नामी गिरामी होटल है। चौथा टारगेट उन्होंने बनाया इजरायलीज को, अपनी हेट दिखाने के लिए कि हम इजरायलीज से हेट करते हैं, अमेरिकन से हेट करते हैं। ये मेन मुद्दे थे उनके। प्लस एक तरफ से उन्होंने मारना शुरू किया। चौथा मुद्दा था, सॉरी नेक्स्ट में अगर बात करें तो उन्होंने कलावा बांधा हुआ था हाथ में, अपने आप को हिंदू दिखाना चाहते थे। अगर वो मारा जाता तो ये पता ही नहीं चलता। आप कॉल डिटेल ये वो सब कुछ दिखाते, लेकिन उसके जो फोटोग्राफ्स आते वो कलावा बंधे हुए आते, तो ये होता कि ये तो हिंदू था, वहीं का रहने वाला था, आप हमें क्यों दोषी ठहरा रहे हो?
पाकिस्तान कह देता। तो ये सब चीजें रिसर्च करके आई हैं। रिसर्च करके कहाँ से आई? इस बंदे ने रिसर्च की है। ये बंदा मंदिर भी गया। कौन से? गणेश जी का जो मंदिर है, कौन सा? सिद्धिविनायक। हाँ, सिद्धिविनायक तक भी गया ये। सिद्धिविनायक की भी इसने रैकी की। वहां पर पुलिस फोर्स कुछ ज्यादा रहती है सिक्योरिटी के लिए, तो वहां से उसने मना कर दिया कि इस मंदिर पे मत जाना। पूरी मुंबई को उन्होंने छाना है, पूरी मुंबई को रैकी की है इन्होंने। सॉफ्ट टारगेट को चुना। एलिट क्लास भी चुन ली, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास भी चुन ली, इजरायलीज को भी चुन लिया। 5 स्टार होटल सेफ नहीं है भारत में, ये भी चुन लिया ताकि यहाँ पे कोई टूरिज्म आए यहाँ पर देश के अंदर, टूरिज्म इस देश में फले फूले, तो वो भी बंद हो जाए। इस तरह से टारगेट है। दोनों नामी होटल हैं, ट्राइडेंट भी और ताज भी। ट्राइडेंट में तो ये अपना माइकल जैक्सन ट्राइडेंट में आके रुका था। कितनी बड़ी हस्तियां ताज में आके रुकी हैं, कितनी बड़ी हस्तियां ट्राइडेंट में आके रुकी हैं। माइकल जैक्सन भी इनमें से एक है। और मुंबई भी देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, फाइनेंस कैपिटल तो है। बेसिकली लॉजिक जो समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को मारना नहीं था, एक परसेप्शन बनाना था। यस, देश को गिराने का। देश को गिराने का परसेप्शन है। मरेंगे तो सही, आप मारने आओगे तो मरेंगे, मैसेज बढ़ा जाए, मैसेज बढ़ा जाए, पूरी दुनिया में जाए कि इस तरह से भाई हम पावरफुल हैं, हम इस तरह से कर सकते हैं। ये पढ़ रहे थे कि 2007 से लेकर 2008 में 5 बार तोहवर राणा ने मुंबई मेजरली विजिट किया और अपनी रेकी करी, जैसे आपने बताया। एग्जैक्टली क्या है कि अगर आप पाकिस्तानी हो और इंडिया आ रहे हो तो आपके ऊपर सबकी नजर रहेगी। तो इसलिए इसको सबसे पहले क्या किया गया, इसने अपना नेशनैलिटी इसने चेंज की कि मैं तो कैनेडियन हूँ। अब कैनेडियन पासपोर्ट है, आप इंडियन भी हो सकते हो और कैनेडियन भी हो सकते हो। अब इसके ऊपर रिसर्च कौन बिठाएगा? जो बैठा हुआ है वहां पर, हमारे इमिग्रेशन में जो बैठा हुआ है, उसको थोड़े पता है कुछ कि कहाँ का है, नेशनैलिटी कहाँ की है इसकी, और ओरिजिन कहाँ का है, ओरिजिन नहीं पता। तो सर आपके हिसाब से कितने साल की प्लानिंग होगी ये जो 26/11 का हुआ? इतना जो सोच रहे हैं लोग, कुछ भी नहीं है तो 2 से 3 साल मिनिमम इनके गए हैं इसमें। 3 साल में सब। अब जैसे आपने बताया था, हम पढ़ भी रहे थे कि ये डॉक्टर पाकिस्तान आर्मी में भी रहे हैं, हुजी 313 ब्रिगेड में, जो कि एक यूनिट है लश्कर तैयबा का। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने बताया था कि इन लोगों को अगर एक तोहवर राणा चला भी गया, ये लोग नया बना देंगे। कैसे बनाया जाता है तोहवर राणा? वहाँ पे फैक्ट्री है इनकी, ब्रेन वॉश करने की फैक्ट्री है। हाफिज सईद हैं, खुद सेना है। मैं कह रहा हूँ आसिफ मुनीर का बयान सुनो तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हेट्रेड है भारत के खिलाफ इनके अंदर। ये स्टार्टिंग से ही है। 1947 से जब देश बना तो कट्टरवादिता के आधार पर बना, रेडिकल इस्लामिक कंट्री के नाम से अपने आप को फेमस किया उन्होंने कि हम ही सब कुछ हैं, इस्लाम के देख रेख करने वाले, टेक केयर करने वाले और इस्लाम को फॉलो करने वाले हम अकेले देश हैं। दूसरा, हमारे पास में ही अकेले न्यूक्लियर बॉम्ब है, पूरे मिडिल ईस्ट में किसी के पास नहीं है। किसी भी मुस्लिम कंट्री के पास में क्या नहीं है? एटॉमिक बम नहीं है। पाकिस्तान के पास ही है सिर्फ। इवन सऊदी के पास भी न्यूक्लियर बम नहीं है, तो इन्हीं के पास में है। तो ये अपने आप को इस्लाम का रक्षक और इस्लाम का टॉप और इस्लाम की जो सारी की सारी क्या बोलते हैं उसको, आशीर्वाद, ये पाकिस्तान को ही मिला हुआ है। ये खुद को ऐसा समझते हैं। करेक्ट। सो सर, जैसे अब तोहवर राणा यहाँ पर है और आपने भी बताया कि हो सकता है कि पाकिस्तानी आर्मी या कोई भी बंदा तोहवर को खुद ही मार दे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या तोहवर के यहाँ पर वापस लौटने से आने वाले समय में भारत पे क्या कोई अटैक प्लान किया जा सकता है? जब तक मैं कहूँ कि मोदी गवर्नमेंट यहाँ पर है और हम लोग जिस एग्रेशन के साथ में हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी अटैक प्लान किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिपेंड करता है चीज़ें। पहली गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा निष्क्रिय थी इन सब चीज़ों में, वो कोई एक्शन ही नहीं लेती थी। पाकिस्तान चाहे कुछ भी करता रहे हमारे खिलाफ। उससे पहले भी कई ट्रेन ब्लास्ट हुए हैं, अलग अलग जगह पर स्टेडियम्स में ब्लास्ट हुए हैं, मंदिरों में भी ब्लास्ट हुए हैं। उससे पहले हमारी गवर्नमेंट ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया था। मोदी गवर्नमेंट ने आने के बाद में एक्शन शुरू किए। तो एग्रेशन के साथ में हमने अपना डिफेंस लिया।
एग्रेसिव हैं लेकिन हम डिफेंसिव हैं, एग्रेशन के साथ में हैं। तो ये नई स्ट्रेटजी मोदी जी के द्वारा दी गई और हमारे जो NSA हैं डोभाल जी, उनके द्वारा ये सब चीज़ें की गई। तो मुझे नहीं लगता कि जो हमने अभी स्ट्रेटजी अपनाई हुई है उस स्ट्रेटजी को हम छोड़ेंगे, कि अगर पाकिस्तान कहीं पर भी कुछ भी मूवमेंट करता है तो उसके खिलाफ हमारी जो फौज है वो हमेशा तैयार हैं। तो ये हमने मैसेज वर्ल्ड वाइड दिया कि अगर हमारे और हमारे सिटीजन्स को कोई भी कुछ भी नुकसान पहुंचाएगा तो हम उसका जवाब उसी तरह से देंगे जिस तरह से वो चाहता है। अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करता है तो हम न्यूक्लियर के साथ में तैयार हैं। अगर वो छोटी मोटी चीज़ों के साथ में मानने के लिए तैयार है तो हम उसके लिए मानने के लिए तैयार हैं। तो मैं इसमें कहूँगा कि मोदी जी का मैंने एक स्टेटमेंट था कि लड़ें आपस में नहीं, गरीबी से लड़ें किसके लिए? अपने लोगों के लिए हमको लड़ना है। हम गरीबी को दूर करने के लिए लड़ना है, लोगों को स्किल करना है, उनके शिक्षा के लिए हम लड़ें, उनको ऊपर उठाने के लिए हम लड़ें, ना कि उनका सर फोड़ने के लिए, उनकी गर्दन उतारने के लिए हम लड़ें।